पर्टिकुलर वीडियो में भाई हम लोग एस्टेट एग्जाम 2022 लेवल 1 और इसमें हम रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भाई कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 61 62 ये तो भाई आपके मैथ के हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे है रीजनिंग के क्वेश्चंस। यहाँ आप देखो भाई, यस ये 65 भी मैथ का है, 66 से स्टार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द ओड वन। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है यानी कि ओड है। असंगत को ज्ञात कीजिए। क्या ऑप्शन दे रखे हैं, लेख दे रखा है, कहानी, कविता, उपन्यास। तो एक बात देखो, देखो लेख है, कहानी है, उपन्यास है, तो ये तो तीनों है ना, एक ही सेम ही होंगे। डिफरेंट क्या होंगे इनमें कौन सा अलग हो जाएगा, कविता यानी कि पोएम है, उसको लय और ताल के साथ गाया जाता है यानी कि उसमें राइम्स होते हैं, ठीक है, और डेफिनेट पैटर्न होता है यानी कि स्टेंजा वाइज 4 लाइन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसे स्टेंजाज होते हैं इसमें और राइम के साथ पोएम को गाया जाता है यानी कविता को। तो डिफरेंट क्या होगा इसमें, पोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68, ये भी रीजनिंग का है। चलिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का नेक्स्ट टर्म आपको बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम भाई इसकी रैंकिंग लिख लेते हैं, ठीक है। रैंकिंग लिख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से यहाँ पर इन लेटर्स में कितने कितने का गैप है यानी कितने का इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, जो भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले है ना के की रैंकिंग लिखते हैं। के की रैंकिंग होती है 11, टी की हो गई 20, ई की होती है भाई 5 यानी ई 5वीं नंबर पे आता है। एस की बात करें, एस कितने पे आता है आपका, एस आता है भाई आपका 19 पर, बी आता है 2 पर, एम आता है आपका 13 पर। ऐसे ही ए की पोजीशन 1, जे की कितनी हो जाएगी 10, यू की कितनी हो जाएगी भाई 21 हो जाएगी। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यस यू की 21 ही होती है, वी की 22, 23, 24, 25, 26 कुछ ऐसे ही होती है, ठीक है। ऐसे ही आई की लिख लेंगे, आई की कितनी होती है आपके पास 9, आर की होती है भाई 18, सी की होती है 3। तो नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या होगी। अब एक बात आप यहाँ से देख सकते हो, के टी ई, इसमें के का रिलेशन आप एस के साथ देखो, तो यहाँ 11 है और यहाँ 19 है, तो कितने जुड़ गए, 8 जुड़ गए यानी कि 8 का यहाँ पर गैप हो गया, है ना। ऐसे ही आप टी में देखो और बी में देखो, तो ये 20 है और ये कितना है भाई, ये 2 है यहाँ पर, है ना। तो 20 और 8 कितने होते हैं, अगर हम देखें तो 20 और 8 कितने होते हैं, 28 होते हैं, ठीक है। के की पोजीशन है आपके पास कितनी भाई 20 होती है, ठीक है। अब 28 तो हमारे लेटर्स नहीं होते, लेटर कितने हैं टोटल हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, लेटर कितने हैं भाई टोटल 26 है ना। 26वें नंबर पे जेड आता है। तो अगर 27 की बात करें तो फिर से ये रिपीट हो जाएंगे, यानी कि ए की पोजीशन की बात कर ले हम तो ए का 1 भी कह सकते हैं और 27 भी कह सकते, यानी कि एक मूव ऑन कर देंगे, है ना। ऐसे ही 28वें नंबर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बात तो वही आपकी 20 और 8 कितने हो गए 28, और 28वें नंबर पे क्या आ गया, बी आ गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर भी 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी टी और बी में भी 8 का यानी कि एडिशन है। ई में देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 13 है, तो 8 और 5 13 हो गई, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हर एक लेटर में कितना जुड़ते जा रहे हैं, 8 जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेटर का पता लगाओ, यहाँ पर है आई आर सी, तो आई आर सी, तो आई में 8 जोड़ो भाई, तो आई में 8 जोड़ेंगे यानी कि 8 मूव ऑन करेंगे। तो आई कितने नंबर पर आता है भाई आपका, यहाँ मैंने लिखा है 9 पर आता है, ये लिख रखा है यहाँ देखो, ठीक है। आई 9 पे आता है, तो 9 में 8 जोड़ दिया, तो 9 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया 17 आ गया, यानी कि 17। ऐसे ही आर है 18 पे आता है, 18 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया 26। सी कितने पे आता है 3, तो 3 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। अब ये लिख दो 17 नंबर पर कौन सा आता है, 26वें पे कौन सा और 11वें पे कौन सा। 26वें पे जेड आता है, 11वें पे के आता है और 17 पर कौन सा आता है भाई आपका, 17 पर कौन सा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, क्या जेड के। आंसर देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, क्या जेड के, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सभी लेटर्स में यहाँ पर 8 का इंक्रीमेंट है, तो देखने से आपको यहाँ पर धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69,
फाइंड द डिफरेंट फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का अगला टर्म आपको कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, फाइंड करना है अगला टर्म क्या आएगा। और सबसे पहले है ना नंबर्स की हम लोग डिफरेंस का पता लगा लेंगे। देखो 4 से 6 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया भाई, यहाँ से देखें 4 में 6 जोड़ा तो 10 आ गया। अब 10 में कितना जोड़े, 23 आ जाए। तो 10 में कितना जोड़े भाई, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 जोड़ देंगे, यानी कि 23 में से 10 घटाया तो कितना आ गया, 13 आ गया। ये ऐसे ही अगला टर्म क्या आएगा, यहाँ 50 है और यहाँ कितना है भाई, यहाँ 50 है और यहाँ कितना है, 23 है। तो 50 में से 23 घटाएंगे तो आ जाएगा भाई 27 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे देखेंगे, ये 105 है और ये 50 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ से 55 का डिफरेंस हो गया, ठीक। यहाँ डिफरेंस हो गया भाई आपका 6 का, यहाँ कितने का हो गया, 13 का, यहाँ हो गया 27 का, और यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया भाई, 55 का, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म बतानी है, यहाँ अगला टर्म कौन सा आएगा, आगे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 6 से 13 कैसे आया होगा, 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। 6 दूनी 12 और 1 13 कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 1 हो गया 13, ठीक है। 13 से 26 कैसे आया होगा, 13 दूनी 26 और 1 27। ऐसे ही आपका 55 कैसे आया होगा, 27 दूनी 54, 54 और 1 55। इसका मतलब यहाँ पर क्या नंबर आएगा उसका हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 55 को 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो। तो 55 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 110। 110 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 111। तो यहाँ नंबर आएगा 111। लेकिन हमें तो ऊपर वाली टर्म में बताना है, जो मेन जो सीरीज है उसमें बताना है क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पता चल रहा है, 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 13 जोड़ा 23, 23 में 27 को जोड़ दिया तो 50 आ गया, 50 में 55 को ऐड किया तो 105, 105 में 111 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 216। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 216, यानी कि 216। तो नेक्स्ट टर्म में आएगा नंबर आपका 216। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो भी आप फर्दर इसको डिफरेंस चेक कीजिएगा और फिर आपको एग्जैक्ट पैटर्न भी पता चल जाएगा। यहाँ पर भी पैटर्न तो बन रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट पैटर्न का पता लगाना चाहते हैं तो आप एक टर्म यानी कि 2 स्टेप्स आप आगे और कर सकते हैं। तो देखो ये 6 है ना, इनका डिफरेंस 6 है, इनका 13 है, इनका 27 है, इनका 55 है। आगे और चेक कर लो, 13 में से 6 गए कितना बच गया, 7। यहाँ पर 27 में से 13 गए कितना बच जाएगा, माइनस करवा के देख लो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पर 14। यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 55 में से घटाओगे आप 27 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है आपको, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, है ना, डबल होते जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हैं तो एक स्टेप आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ यानी कि यहाँ पर लास्ट में देखा तो 7 बच गया, तो यहाँ पर भी 7 और कर दीजिए। ऐसे ही इनका एडिशन यहाँ कर दो, वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो गया भाई ये वाला 216। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 70 रीजनिंग का। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, देखो इफ क्या दे रखा है, P इज टालर देन Q। जो P है ना भाई, P की बताई है यहाँ पर रैंक, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ बताया है कि P है ना टालर है किससे, क्यू से टालर हो गया भाई, यानी कि P तो टॉलर हो गया क्यू से, यानी कि क्यू छोटा हो गया, P लंबा हो गया, यही बात हो गई। नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि R इज शॉर्टर देन P। P से छोटा कौन है भाई, R है, यही बात है ना, R है छोटा है, यानी कि शॉर्टर है किससे, P से, ठीक है। तो R को हमने P के नीचे लिख दिया। नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि S इज टॉलर देन T। S के बारे में कही है कि S है ना T से क्या है, लंबा है। S है ना भाई, क्या कहा है, S T से तो लंबा है,
ठीक। और क्या कही है एस के बारे में, एस इज टॉलर देन टी बट शॉर्टर देन क्यू। और किससे छोटा है, एस इज क्या, एस ये वाली लाइन देखो भाई, एस इज टॉलर देन टी, एस है ना टी से तो लंबा है, और किससे छोटा है भाई, क्यू से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्यू से, क्यू को ऊपर लिखना पड़ेगा और एस को नीचे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ इनको अरेंज कर दो भाई, इसको मिटा देती हूँ मैं, ये नीचे नहीं आई, क्यू की पोजीशन क्या आएगी, एस से ऊपर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लाइन में ऐसे ही बोला है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि एस है, एस है, टी से तो क्या है लंबा है, तो ये ऊपर लिखना पड़ेगा हमें एस को। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, बट शॉर्टर देन क्यू, क्यू से एस छोटा है तो क्यू के हमें नीचे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ इनको अरेंज कर दो। अब क्यू तो यहाँ लिख रखा है, यहाँ एस लिख दो और यहाँ टी लिख दो। ठीक है, पी क्यू पी आर क्यू एस टी, तो हाइट के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब आपको बताना है, क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो हम बता देंगे। देखो क्या पूछा है, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा दिखाई दे रहा है भाई, कौन है सबसे लंबा, पी है, तो आंसर हो जाएगा पी। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है पी। सबसे छोटा पूछता, शॉर्टेस्ट पूछता तो हम बता देते टी, मिडल पूछता तो मिडल में ये हो जाता क्यू। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है भाई, पी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भैया आपका मैथ का है 71, 22 भी मैथ का है, 73 अकॉर्डिंग डिकोडिंग वाला रीजनिंग का, इसको करते हैं। देखिए इफ क्या दे रखा है, देखो इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्टेन इज कोडेड एज, सर्टेन को कुछ ऐसे लिखा है भाई, CERTAIN, सर्टेन को किसी कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा है XVIGZRM। नेक्स्ट लिखा है इसने सीक्वेंस को SEQUENCE, सीक्वेंस को लिखा है भाई इसने कुछ ऐसे कोडेड करके, ये वाला वर्ड HVJFVMX और V। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो वर्ड है ना मुंडेन, इसकी कोडिंग क्या होगी, यानी देन मुंडेन इज कोडेड एज, और ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज का आइडिया लग जाएगा। देखो सी के बाद इसने एक्स लिखा है, यानी कि सी को सी की कोडिंग इसने एक्स लिखी है, तो सी का अपोजिट एक्स ही होता है, यानी कि लेटर्स का यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है। ऐसे ही देखो एस का अपोजिट एच होता है, ई का अपोजिट बी होता है, आर का आई होता है, टी का जे होता है, ए का जेड होता है। ठीक है, किसी भी लेटर का अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, जो भी लेटर की रैंकिंग है, ठीक है, उसको 27 में से घटा दो। ठीक है, जैसे एन की ही बात कर ले, एन की जो रैंकिंग है कितने पे आता है, एन 14 पे आता है। ठीक है, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, 27 में से हम 14 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 13। 13वें नंबर पे कौन आता है भाई, एम आता है। ठीक है, तो किसी भी लेटर का अपोजिट कैसे निकालते हैं, 27 माइनस लेटर ऑफ दैट रैंक ऑफ दैट लेटर। ठीक है, उस लेटर की रैंक को माइनस कर देते हैं 27 से, तो आपका अपोजिट का पता चल जाता है। तो यहाँ पर अपोजिट ही लिखा गया है, तो आप यहाँ पर मुंडेन का बना लो अपोजिट, कौन सा हो जाएगा आंसर में हम फिर चेक कर लेंगे। देखो एक बार, देखो एम का अपोजिट हो गया एन। ठीक है, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब यू तो यहाँ पर है नहीं है ना किसी में भी, तो यू की आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। यू आता है 21वें नंबर पर। ठीक है, 27 में से आप 21 घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 4, यानी कि 4 किसकी होती है, डी की होती है, डी हो जाएगा। एंड ये 6 आएगा भाई, 27 में से 21 को घटाओगे 6 आएगा। 6 पे कौन सा आता है भाई, एफ आता है, यहाँ पर एफ आएगा भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने, एफ आएगा। ठीक है, 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 पे कौन सा आता है भाई, एफ आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, एन का हो जाएगा एम, डी का क्या हो जाएगा, अब यहाँ डी नहीं है ना, तो डी का आप निकाल सकते हैं, डी की पोजीशन होती है 4, 27 में से 4 को माइनस करवाओ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23वें नंबर पर कौन आता है भाई, डब्ल्यू आता है, तो यहाँ हो गया डब्ल्यू, ए का अपोजिट हो गया जेड, एन का हो गया एम, और ई का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ दे रखा है देखो, ई का क्या है, बी है। तो आंसर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है,
NFMW, NFMW देखो इन तीनों में है, ऑप्शन ए में, थर्ड में यानी कि सी में और फोर्थ में NFMW। आगे क्या दे रखा है देखो ZMV, तो है यहाँ पर है ZMV, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है, यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, यहाँ पर भी Z है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर V है, किसका यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर X है और यहाँ पर W दे रखा है इन दो ऑप्शंस में। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, क्योंकि सभी को ही हमें 1 बाय 1 चेक करना है आराम से। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का अगला टर्म बताना है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अपोजिट का ही यहाँ पर रोल है। देखो एक अपोजिट हो गया Z, ठीक है, ऐसे Z का अपोजिट हो गया T, M का अपोजिट N, S का अपोजिट हो गया H। ठीक है, तो वो लेटर देख लो जो आपस में अपोजिट है। ठीक है, वो लेटर देखने हैं जो आपस में अपोजिट है। अब ये तो पता चल गया कि हमें अपोजिट है। अब ये देखेंगे कि ए की रैंकिंग है 1, जी की कितनी रैंकिंग होती है, जी की होती है 7, एम की होती है कितनी 13, और एस की कितनी होती है भाई 19। ठीक है, अब ये देखो 1 से 7 यानी कि 6 जुड़ गए, 7 से 13 यानी कि 7 और 6 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, तो 19 और 6 कितने होंगे भाई 19 और 6 कितने होते हैं आपके 25। ठीक है, 25वें नंबर पर क्या आता है आपका y, और y का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका b, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि YB। ठीक है, y का अपोजिट क्या होता है b होता है। y की रैंकिंग कितनी होती है भाई आपकी 25 होती है, और किसी भी लेटर का अपोजिट निकालने के लिए क्या करते हैं 27 में से माइनस करवाते हैं। 27 में से माइनस करवाया कितना आ गया 2, 2 नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका b आता है, तो आंसर हो गया YB। नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट देखो भाई, सम इक्वेशंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम, ऑन द सेम बेसिस फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर दे रखा है कि कोई इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करके बताया गया है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 6 2 4 1 को यहाँ पर सोल्व करके 9 बनाया गया है, ऐसे यहाँ पर 3 7 3 2 को सोल्व करके 20 बनाया गया है। देन आपको यहाँ पर बताना है कि 4 5 2 3 है ना, वो किसके इक्वल आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर 6 2 4 1 को सोल्व करके 9 बनाया गया है, उसी पैटर्न में ही इसको बताना है सोल्व करके क्या आंसर बनेगा। तो एक बार आप है ना इसका पैटर्न लगा के देखते हैं। यहाँ से 6 2 4 1, ये 9 कैसे आया होगा भाई इसके बराबर, तो देखो सभी को एक बार जोड़ के देखो 9 बनता है नहीं बनता। देखो 6 और 2 8, 8 और 4 कितने हो 6 और 2 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और एक ही हो गया 13। तो जोड़ने पर तो नहीं आ रहा, माइनस करने पर भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने से तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, आपस में यदि मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो नंबर ज्यादा चला जाएगा। 6 दूनी 12, 12 चौक कितना हो गया भाई 48, है ना, तो नंबर्स बहुत ज्यादा चला गया। तो पैटर्न यहाँ पर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का नहीं बनेगा, क्या ऑपरेशन लगेगा, यानी कि यहाँ पर पहले 2 की मल्टीप्लाई करवाओ भाई, 6 दूनी 12, जो नेक्स्ट है ना थर्ड लेटर उसको माइनस करवाओ और फोर्थ लेटर को जोड़ दीजिए। एक बार बना के देखो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 माइनस 4 प्लस 1 करके देखो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ये। ठीक है, 12 माइनस 4 प्लस 1 किया यानी कि 12 में से 4 को माइनस करवाया कितना आ गया 8 आ गया, 8 और 1 कितना हो गया 9। ठीक है, इसका मतलब अगर ये पैटर्न सही है तो ये अगले के लिए भी सुटेबल होगा। आगे वाले और करके देखो भाई 3 7 3 2 20 के बराबर आता है कि नहीं आता। आगे वाले दो को भाई मल्टीप्लाई करवाओ, यानी कि आगे वाले डिजिट्स के आपस में मल्टीप्लीकेशन करो, थर्ड डिजिट को माइनस करवाओ, फोर्थ डिजिट को जोड़ दीजिए। 7 ये कितना हो गया 21, 21 माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो 21 ये हो गया, और 3 में से 2 गया कितना आ गया भाई माइनस का 1 आ गया, तो 21 माइनस 1 किया कितना आ गया 20। इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न ये वाला फॉलो हो रहा है, तो इसके लिए भी आप आंसर ऐसे बना सकते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 4 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो गया ये 4 5 20, 20 माइनस 2 प्लस 3 किया
तो कितना आ गया 20 माइनस 2 यानी कि 18, 18 और 3 कितने हो गए भाई 21 हो गए। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो होगा भाई, यहाँ पर आगे वाले डिजिट की आपस में गुणा करवाई, थर्ड डिजिट को माइनस, और फिर फोर्थ डिजिट को क्या किया भाई प्लस किया। ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो गया। जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न फॉलो होगा, यानी कि हमें तो यहाँ पर ये बनाने से पता चल गया है। ठीक है, ज्यादातर में तो क्या होता है कि प्लस करने से, माइनस करने से या मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करने से कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ पर तीनों ही ऑपरेशन लगेंगे, मल्टीप्लाई का भी लगेगा, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ये देखिए भाई क्या है हमारे पास। देखो, इफ m इज ए स्केयर नंबर, m कोई स्केयर नंबर है तो आपको यहाँ पर बताना है देन द नेक्स्ट इमीडिएट स्केयर नंबर इज, यानी कि उससे नेक्स्ट जो बिल्कुल जो आपका नेक्स्ट स्केयर नंबर होगा, इमीडिएट जो स्केयर नंबर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, और आंसर भैया आपको यहाँ पर स्केयर नंबर है ना वो m दे रखा है, अगला बताना है कि कौन सा होगा। तो मैं मान लेती हूँ कोई भी स्केयर नंबर मान लेती हूँ। जैसे आपके स्केयर नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 का स्केयर तो आपका 1 ही होता है। 2 के स्केयर की बात करें तो 2 के स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, जैसे 1 का स्केयर 1 होगा, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। तो मैं यहाँ पर कोई भी स्केयर m की वैल्यू कोई भी रख सकती हूँ, 1, 4, 9, 16, 25 कोई भी रख सकती हूँ। तो आंसर अगर मैं 25 रख रही हूँ m की जगह, तो इनको सॉल्व करने पर यानी कि जो नेक्स्ट नंबर क्या बनना चाहिए भाई 36 बनना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां मैं m की जगह अगर 25 रखूं तो 36 बन जाए। ठीक है, तो ऐसे हम करके देख सकते हैं। तो ये बड़ा नंबर लेने की बजाय मैं कोई छोटा ही नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, मैं स्केयर नंबर फर्स्ट 4 ले लेती हूँ, चलो 1 नहीं लेती। ठीक है, m की जगह अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो नेक्स्ट नंबर मेरा 9 बनना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो 4 से अगला स्केयर नंबर तो 9 ही होता है ना। तो m की जगह मैं एक बार 4 पुट करके देखती हूँ, मेरा क्या बनना चाहिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट स्केयर नंबर क्या बनना चाहिए भाई 9 बनना चाहिए। तो एक बार यहाँ पुट करके देखो पहले ऑप्शन में m की जगह 4, तो 4 प्लस 4 तो क्या आ गया 8 आ गया, आना क्या चाहिए था 9, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो एक बार m प्लस 2 रूट m प्लस 1, तो m की जगह क्या रखना है भैया आपको 4 रख के देखना है। तो 4 प्लस में 2 रूट 4 प्लस 1, ये कितना आ गया 4 प्लस 4 का रूट कितना होगा भाई 2, 2 2 से कितना हो गया भाई ये 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पर बन गया ये। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी स्केयर नंबर है वो पुट करके देखना है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट स्केयर नंबर वो बन जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमने रख के देखा तो नेक्स्ट बन गया, या -1 है तो इसमें तो 1 कम हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये स्केयर में भी नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर आ गया भाई ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो भाई आपको पुट करके ही देखना है 76 में। ठीक है, अदरवाइज ये डायरेक्ट थोड़ी लर्न होते हैं, सब काफी चीजें हो जाती है लर्न करने के लिए, तो ये सब याद नहीं रहते। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 77, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी क्या है भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी सी से इस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। यानी बी क्या लगेगा सी का, है ना, बी सी से किस प्रकार संबंधित है वो बताना। देखो तो ए और बी भाई है, तो भाई मैं है ना मेल के लिए प्लस साइन यूज करूंगी, तो ये थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, और फीमेल के लिए भाई मैं माइनस साइन यूज करूंगी। अब ए और बी है ना भाई है, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है भाई है। सी तथा डी बहनें हैं। अब क्या कहा है, एक और लाइन देखो, ए का पुत्र, यानी कि ए का पुत्र, तो यहाँ कोई भी मैं कह देती हूँ कि ए का पुत्र है ना, मैं कह देती हूँ ये हो गया ए का पुत्र, मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो भाई ये हो जाएगा डी। ठीक है, जो ए का पुत्र है वो डी का भाई है। और आगे देखो ये वाली लाइन और देखिए, सेकंड लाइन सी और डी क्या है बहनें हैं,
तो डी बहन है तो सी और डी आपस में बहन है, तो मैं फीमेल के लिए माइनस साइन यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों हो गई बहन, सी और डी बहन है, और डी का जब भाई ओ है तो सी का भी भाई होगा, ओ होगा। इसका मतलब ये जो तीनों है ना, ये आपस में बहन भाई हैं, ओ डी और सी, ये तीनों आपस में ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, और ये तीनों किसके बच्चे हैं, यानी तीनों किसके चिल्ड्रन है भाई, ये ए के चिल्ड्रन है, यानी कि ए के बच्चे हो गए तीनों। ठीक है, ये तो हो गया पुत्र, वो तो हो, ये हो गई पुत्रियां यानी कि लड़कियां। ठीक है, क्योंकि डी का भाई कौन है, ओ, और सी और डी आपस में बहने हैं। ठीक है, तो ये तीनों है ना, किसके चिल्ड्रन हो गए, किसके बच्चे हो गए भाई, ए के चिल्ड्रन हो गए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का बताना है सी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो एक बात देखो भाई, देखो ओ का फादर कौन है, ए का, ए है, तो सी का फादर कौन होगा भाई, सी का पिता भी कौन होगा, सी का पिता भी ए होगा, और डी का पिता भी कौन होगा, ए होगा, यानी ये तीनों किसके चिल्ड्रन हो गए, ए के चिल्ड्रन हो गए। अब ए का भाई कौन है, बी। ठीक है ना, ए का भाई कौन है, बी, तो ये क्या हो गया, इनका चाचा हो गया भाई। इनके फादर के भाई, तो इनके फादर के भाई कौन लगेंगे, इनके तो चाचा ही लगेंगे ना। ठीक है, तो बी क्या लगेगा, सी का चाचा लगेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अंकल यानी कि ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको यहाँ पर बताना है कि ये 4 यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, इनको मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, फ्रेज, लेटर, वर्ड और सीक्वेंस। तो एक बात पता है हमें, सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है आपका भाई, लेटर होता है ना। सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा क्या होता है, लेटर, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी लेटर्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, लेटर। लेटर से मिला के क्या बनता है आपका, वर्ड बनता है। वर्ड से मिला के क्या बनेगा आपका भाई, फ्रेज होगा, यानी कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो वो क्या बन जाता है आपका, सेंटेंस बन जाता है। तो ऑर्डर क्या हो गया, पहले लेटर आएगा, फिर वर्ड, फिर फ्रेज और फिर सेंटेंस। तो लेटर देखो कहाँ है, सेकंड पर, तो ये हो गया सेकंड। फिर उसके बाद वर्ड देखो, वर्ड कहाँ पर है, थर्ड पर। फ्रेज कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। सेंटेंस कौन से ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ, है ना, यानी कि फोर्थ नंबर पर है। तो ये देख लो भाई, ये 4 इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ये पहले ऑप्शन में ही ये सीक्वेंस बिल्कुल सही दे रखी है, मीनिंगफुल सीक्वेंस। सेकंड पे नंबर पहले यानी कि सेकंड नंबर वाला आएगा, यानी लेटर आएगा, फिर उसके बाद यानी कि थर्ड नंबर वाला क्या है, वर्ड आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला क्या है भैया आपका, फ्रेज आएगा, और फिर लास्ट फोर्थ नंबर पे क्या है आपका, सेंटेंस। यही इसका करेक्ट मीनिंगफुल ऑर्डर हो जाएगा। तो आंसर ये आ गया भाई फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, अक्सर, अक्सर से शब्द बनाएंगे, शब्द से वाक्यांश बनाएंगे, और वाक्यांश से क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भाई आपके मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पर फैक्टर वगैरह निकालने हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व वगैरह करना है। तो ये तो भाई आपके मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में भाई किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे, यानी टीजीटी लेवल वाला कर लेंगे, लेवल 2 वाला हम लोग उसका सोल्यूशन। ठीक है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस पेपर में भाई जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं, ये आपके मैथ के हो जाते हैं। और इसको भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे और कुछ ऐसे ही आपकी सीरीज बन जाएगी, यानी कि फैक्टर्स इसके हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x। 12 फैक्टर करने हैं तो 12 किस किस के हो जाएंगे, 4 3 के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, 4x माइनस 3x माइनस 6 कुछ ऐसे करके। चलिए हमने तो रीजनिंग का करना था वो हमने कर लिया है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।